1965 के भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय थल सेना को अपने अंतर्गत विशेष टुकड़ी के गठन की जरूरत महसूस होने लगी। उस युद्ध में सेना ने ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की कार्यकुशलता का अनुभव किया था। जैसा कि नाम से ही साफ है, स्पेशल फोर्सेस खास तरह से तैयार की जाने वाली वो टुकड़ियां हैं जिन्हें विशेष हालात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल फोर्स में प्रशिक्षित कमांडो आम सैनिक से अलग होता है। आज की तारीख में भारत में ऐसी कई विशेष सैन्य टुकड़ियां हैं, मसलन एनएसजी, जिसका गठन विशेष तौर पर आतंकी हमलों से निपटने और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर किया गया। नेवी के मार्कोस खासतौर पर जलमग्न क्षेत्र में कार्रवाई के लिए गठित किए गए। उसी तर्ज पर भारतीय वायुसेना ने करगिल युद्ध के बाद एक स्पेशल फोर्स के गठन की जरूरत महसूस की और वजूद में आए गरुड़ कमांडोज, जिसका हिस्सा बनने के लिए 72 हफ्तों की तो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग जरूरी होती है। और गरुड़ कोई तभी बन पाता है जब 3 साल की ट्रेनिंग को सफलता से पार कर पाए। मौजूदा समय में भारतीय सेनाओं में और उनसे इतर भी कई तरह के स्पेशल फोर्सेस हैं। भारत की ये फोर्सेस दुनिया की बाकी स्पेशल फोर्सेस के मुकाबले खड़े होने में का मादा रखती हैं या कितनी अलग हैं? स्पेशल फोर्सेस का कमांड एंड कंट्रोल कैसे काम करता है? क्या स्पेशल फोर्सेस को एक यूनिफाइड कमांड की जरूरत है? इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ स्पेशल फोर्सेस तालमेल कैसे बिठाती हैं? और भविष्य में भारत की स्पेशल फोर्सेस के सामने चुनौतियां क्या आने वाली हैं? इस सब पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से अपने अनुभव को साझा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे करा दें, जो कि आपसे हमसे जुड़ेंगे। ब्रिगेडियर दीपक सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने कमांड किया है पैराशूट ब्रिगेड को, जो कि कमांडेंट रहे हैं पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर के। इन्होंने किताब भी लिखी है बियॉन्ड द बैनट और कंसल्टेंट हैं ORF के। बहुत स्वागत सर आपका भी। लेफ्टिनेंट जनरल विरोध भाटिया साहब हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज, फॉर्मर DGMO रहे हैं और कर्नल ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। थैंक यू, जय हिंद। और मेजर जनरल रवि अरोड़ा हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, हमेशा की तरह, जो कि एडिटर हैं IMR के, इंडियन मिलिट्री रिव्यू, और डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रवि सर, आपसे ओवर द पीरियड कैसे एक तो चेंजेस हुआ है, और खासकर अभी हाल की जनरेशन को जो देखने को मिला वो 26/11 के दौरान देखने को मिला था कि हमने मार्कोस को देखा था, NSG को देखा था, या अभी पठानकोट हमले के दौरान भी हमने देखा। कितना चैलेंजेस, और क्या इंडियन स्पेशल फोर्सेस कितनी बेस्ट हैं, कितनी इक्विप्ड हैं, और कैसे देखते हैं? देखिए, स्पेशल फोर्सेस तो बिल्कुल अलग हैं। इनका सोच विचार ही अलग है, क्योंकि इनको बिहाइंड एनिमी लाइंस जाकर ऑपरेट करना है। अगर एनिमी के सामने ही ऑपरेट करना है, वो तो हमारे रेगुलर फोर्सेस भी कर सकती हैं। इनकी छोटी टुकड़ियों ने काफ़ी डीप जाकर अपने टारगेट्स या तो बर्बाद करने हैं या दूसरे रोल्स, जिस पे हम आएंगे, दूसरे रोल्स करने हैं। तो इनकी सोच विचार अलग है, इनकी ट्रेनिंग अलग है, इनके इक्विपमेंट अलग है, इनका प्रोसीजर अलग है, इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर अलग है। और मैं तो कहूँगा कि चाहे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके ना होते हुए भी बिहाइंड एनिमी लाइंस वो ऑपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमारा कोई गलती से या लड़ाई में जान के कोई हवाई जहाज गया है, हेलीकॉप्टर गया है, और 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर कोई दुर्घटना हो जाती है, क्रैश हो जाता है, पायलट सेफ है, छुपा हुआ है, उसको एक्सट्रिकेट करना है, ठीक बात। रेगुलर फोर्सेस नहीं कर सकती हैं। रेगुलर फोर्सेस को अगर आपने बोलना है एडवांस करिए 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर एक दिन में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एरिया है, वो तो बहुत बड़ा डिवीजन कोर वगैरह लेके एडवांस करेंगे। ये एक टुकड़ी है जो खुफिया तरीके से खास हेलीकॉप्टर, स्पेशल हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए या पैरा ड्रॉप के ज़रिए वो जाएंगे और इसको एक्सट्रिकेट करके लाएंगे। और ये हो सकता है कि एक ही ऑपरेशन में झट गए और झट वापस आए, ऐसा किस्म का ऑपरेशन। तो ये बिल्कुल स्पेशल हैं। जितने भी हमारे पास हैं, मैं कहता हूँ बहुत आला दर्जे के हैं। हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा कि कितने होने चाहिए, उतने नहीं हैं, ज़्यादा तादाद में होना चाहिए। और दूसरा, इनका इस्तेमाल पूरी तरह नहीं किया गया है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करें। बाद उससे जो आपने बताया कि किस तरह से आगे कम एक यूनिफाइड कमांड बने, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दिशा में जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है, यूनिफाइड कमांड बनाने की दिशा में, या फिर उसमें देरी है? नहीं, देखिए, रिकमेंडेशन और राय तो कई कमेटियों ने दी है, और लास्ट दी थी नरेश चंद्रा कमेटी ने 2012 में, मगर वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है। इसका सोच विचार तो चल रहा है, काफ़ी जगह इसकी एक्सेप्टेंस है। एक ना एक दिन तो आएगा, क्योंकि ज़रूरी है, बिना इस कमांड के
जो तीनों सेनाओं के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, और इसके अलावा भी देश में और दूसरी स्पेशल फोर्सेस भी हैं जो कि एक साथ काम करनी चाहिए कई सिचुएशंस में। और जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के हों, स्पेस के हों, लैंड के हों, हमारे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हों, जैसे कि हमारे एवैक्स प्लेन्स हैं, हर चीज़ का अगर हमने मेल जोल करके पूरा फ़ायदा उठाना है और सक्सेसफुल ऑपरेशन करना है, जैसे जनरल भाटिया साहब ने बताया, जो मालदीव का ऑपरेशन था, तीनों सेनाएं उसमें इन्वॉल्व थी। शिप से भी सपोर्ट किया था, एयरफोर्स से वो स्पेशल फोर्सेस वहाँ ले जाए गए थे, और पैरा कमांडो के उसमें स्पेशल फोर्सेस थे जिन्होंने मिल के काम किया। मगर कमांड नहीं था, अभी भी नहीं है, आना ज़रूर है। ये हम आपस में अपना तालमेल तो कर लेते हैं, बट जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा तब तक रिजल्ट ठीक नहीं हासिल होगा। लेकिन मालदीव ऑपरेशन में जी जो हवाई जहाज के IL-76 के जो कैप्टन थे, ग्रुप कैप्टन विवूर, उनके पास मालदीव एयरपोर्ट का नक्शा ही नहीं था, और IL-76 उतारना था, और IL-76 उतारना था। My God. वो कहते कहीं ना कहीं से एक टूरिस्ट मैप मिल गया, टूरिस्ट गाइड का, उसको देख के उन्होंने उतारा। मगर इधर दूरदर्शन ने उसी शाम को एयरफील्ड का नक्शा दिखाया अपने फुटेज में, तो वो चीज़ उनको पास होती तो आसान हो जाता। और दूसरी बात उन्होंने बताया है कि सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए लाइट ऑन हुई थी एयरफील्ड पे उनको लैंड करने के लिए, और जब तक वो टच डाउन हुआ टोटल डार्कनेस था। तो अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है, सैटेलाइट फोटोग्राफी है, और UAVs हैं जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको पास कर देती हैं रियल टाइम में। अभी स्थिति काफ़ी बदली हो गई है, हमारे स्पेशल फोर्सेस काफ़ी एम्पावर्ड हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल हो रहा था कि दुनिया की जो बेस्ट मूवीज़ हैं वो शायद स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान दर्शाई जाती हैं, वो चाहे हिंदुस्तान की हों या हॉलीवुड की हों, और बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, लोग देखते भी हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरह से जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इस तरह की चीज़ों में अब अपने को अडॉप्ट करते हैं, ये चैलेंजेस कितना बढ़ता जा रहा है और इंडियन स्पेशल फोर्सेस कहाँ तक तैयार हैं? देखो, इन सब का मोटिवेशन, गाइडेंस वगैरह तो आ रहा है अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस से। उनकी काफ़ी एडवांस्ड है, उनके रोल्स भी ग्लोबल हैं, वर्ल्ड वाइड रोल्स हैं। चाहे उन्होंने अफगानिस्तान में जब 2001 में वो आए तो पहले स्पेशल फोर्सेस आए, रेंजर्स आए, उन्होंने ड्रॉप करके एयरफील्ड को कैप्चर किया, सिक्योर किया, और फिर दूसरे फोर्सेस आए। ऐसे तकरीबन सारे ऑपरेशंस में पहले छोटी छोटी टीम स्पेशल फोर्सेस की भेजी गई, चाहे वो इराक था, चाहे वो एल सल्वाडोर था, चाहे कहीं भी हो। उन्होंने पहले वियतनाम में इनकी जो टुकड़ियां हैं साउथ वियतनामीज के साथ वियतकॉन्ग के खिलाफ, सब जगह एज एडवाइजर्स और साथ साथ मिल के ऑपरेशंस करती रही हैं। इनमें फेलियर्स भी हुए हैं। अमेरिका की डेल्टा फोर्स, जिसकी खासियत थी कि वो एक्सट्रिकेट करें, जो अमेरिकन एम्बेसी के एम्प्लॉयज़ थे वो तेहरान में बंदी बनाए गए थे, और इन्होंने जो ऑपरेशन किया, डेजर्ट में लैंड किया, वो बहुत ही फेलियर रहा। आपस में ही एक्सीडेंट हो गए हवाई जहाज़ों के, फेलियर भी रहे हैं। बट इनके पास जो इक्विपमेंट है, जो इनके पास स्पेशलाइज्ड वेपन्स हैं, इंफॉर्मेशन के तरीके हैं, बहुत ज़्यादा है। और कोशिश हमारी रहती है कि इनके ऑपरेशंस को स्टडी करके हम भी इनको अडेप्ट करें। ओके। और अब चूंकि यही बात आती है कि यूनिफाइड कमांड की बात हो रही थी, यूनिफाइड कमांड आने से क्या आपको लगता है, और यूनिफाइड कमांड के दायरे में कौन कौन आना चाहिए? यार सारी स्पेशल फोर्सेस आनी चाहिए, इंटेलिजेंस भी आ जाए, ब्यूरोक्रेसी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, किस तरह के यूनिफाइड कमांड से फ़ायदा होगा? बेशक। देखिए, आर्मी के पास तो स्पेशल फोर्सेस हैं, पैरा कमांडोज, और पैराज में भी दो किस्म के हैं, एक एयरबोर्न है और एक कमांडोज हैं। फिर हमारे पास एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जो कि टिबेटन्स उसमें भर्ती हो रखे हैं। उनका रोल काफ़ी अलग है, बट है तो वो स्पेशल फोर्स ही। इसके अलावा हमारे पास इखवानी सरेंडर्ड टेररिस्ट हैं, जो कि एज कमांडोज भी यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज वो भी जहाँ पे टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ, उनके पास पहुँच के उनके पीछे भी जाकर, चाहे वो बॉर्डर भी क्रॉस करना करे तो करते हैं। और नेवी के पास मार्कोस हैं, नेवी के पास कुछ स्पेशल ग्रुप्स भी हैं, और एयरफोर्स के पास गरुड़ हैं, और कुछ और स्पेशल फोर्सेस भी हैं उनके पास। तो इन सब को तो इस स्पेशल फोर्सेस कमांड के नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी हैं NSG कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नीचे है, और स्टेट एंड पुलिस फोर्सेस के पास भी हैं,
इवन एसएसबी ने कमांडोज बनाए हुए हैं। मगर जब ऐसे मौके ज़रूर आएंगे जहां एनएसजी ने साथ ही काम करना है, ठीक बात। तो ये मौके के मुताबिक इस कमांड के नीचे प्लेस करने पड़ेंगे। मगर एक ये ही नहीं है, इनका सारा जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है, इनका एम्प्लॉयमेंट है, इनके रोल्स हैं, वो उसमें शार्पनेस आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। अभी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, इनका इस्तेमाल करने के लिए कुछ अभी धुंधला है मामला। एक है टैक्टिकल, जैसे सिन्हा साहब ने बताया, एक टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट है, एक स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉयमेंट है। हमारा ज़्यादातर टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हो रहा है, या शैलो, आप जैसे कि आप 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई में भी देखें, कुछ शैलो दुश्मन के एरिया में ज़्यादा दूर जाके नहीं ऑपरेट किया। कोई एक गन एरिया पे रेड किया, एक दुश्मन के ठिकाने पे चाचरों में 10 पैरा कमांडो ने रेड किया और एक पैरा बटालियन ड्रॉप की गई। उसके बाद ज़्यादातर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन सिवाय 1-2 हुए हैं, जैसे म्यांमार में किया। हमें ज़रूरत है कि एनिमी लाइंस में सिर्फ टारगेट को ठोकना नहीं है, उसमें स्ट्रेटेजिक रेकी, टैक्टिकल रेकी, और जब हमारे बॉम्बर्स जाते हैं दुश्मन के एरिया में, ज़रूरत है लेज़र डेजिग्नेशन की टारगेट्स के लिए। वो हो सकता है 50 से 100 किलोमीटर अंदर जाके करना पड़े, तो किसी को तो इंसर्ट करना पड़ेगा। इस किस्म के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक टास्क हैं। उसमें दाऊद का और हाफिज सईद को भी उड़ाना भी टास्क हो सकता है। तो इस किस्म के ये जो डॉक्ट्रिन बनी हुई है, स्पेशल फोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट की डॉक्ट्रिन बनी हुई है, मगर जब तक कमांड नहीं बनता है, ये डॉक्ट्रिन को अमल में लाना काफ़ी मुश्किल है। सारी रिसोर्सेज को डेवलप करना, इनको इक्विप करना इंटीग्रेटेड तरीके से, तभी आएगा जब स्पेशल फोर्सेस कमांड।